फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्मोडाइनमिक्स का। इसमें कह रहे हैं सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर दिया है आपको 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड 54 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 0.1 ग्राम वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर है पहले से, और उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 54 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होती है। वो हमें पहले से पता है कि 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड होती है, तो ये 0.1 ग्राम है तो 54 कैलोरी हीट ही रिक्वायर्ड होगी। और वॉल्यूम जो है स्टीम का वो बढ़ के कितना हो जाता है 167.1 सीसी जो है उसका वॉल्यूम हो जाता है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल पूछ रहे हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। ठीक, तो किस तरह से अप्रोच करेंगे अब आपको वो समझना है। देखिए, जैसे मान लिया जो हीट आपको देनी पड़ रही है वो आपको दी है 54 कैलोरी। सबसे पहला काम तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि चारों आंसर आपको जूल में दिए हैं, तो हम अपने लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये टोटल हीट जो है वो जूल में आ जाएगी। अब इस हीट के दो हिस्से हुए होंगे। इस हीट का कुछ हिस्सा गया होगा इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज में और कुछ हिस्सा गया होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम इसलिए हुआ है क्योंकि वॉल्यूम उसका एक्सपेंड कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो पहले कितना वॉल्यूम था, अगर हम इनिशियल वॉल्यूम लिखें तो 0.1 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम 0.1 सीसी रहा होगा, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी हम लेते हैं वो 1 ग्राम पर सीसी लेते हैं और उसका मास 0.1 ग्राम है तो वॉल्यूम 0.1 सीसी हो जाएगा। और फाइनल वॉल्यूम कितना है, तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो है 167.1 सीसी। तो जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है वो पी डेल्टा वी होता है, यानी पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर है। और वॉल्यूम में चेंज जो है तो वी फाइनल माइनस जब वी इनिशियल करेंगे तो 167 सीसी आ जाएगा, और सीसी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वर्क डन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ये जो है वो 16.7 के आसपास आ जाएगा कुछ। ठीक है, 16 पॉइंट मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वर्क डन आ गया। अब आप फर्स्ट लॉ पे फिर से ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है और क्या आपको फाइंड करना है। आपको कितनी हीट दी गई है, सिस्टम को कितनी हीट दी गई है ये पता है, सिस्टम ने वर्क डन कितना किया ये भी पता है, तो दोनों वैल्यू आप पुट करो और यहां से इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम का आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि a system is taken from state A to state C by two path ABC ADC। ठीक है, A से हम C तक लेके जा रहे हैं, दो रास्ते हमारे पास, एक तो रास्ता ADC है और एक रास्ता A से B होते हुए C जाने का है। दो रास्ते हैं हमारे पास। इंटरनल एनर्जी A पे दी हुई है आपको 10 जूल, और दोनों रास्तों के बारे में आपको वर्क डन, हीट सप्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ADC पाथ है, ये जो ऊपर वाला पाथ है ADC, ठीक है, इसमें कितनी हीट देनी पड़ रही है, तो वो है 50 जूल, और वर्क डन कितना कर रही है गैस, तो वो है 20 जूल। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह का एक स्क्वायर है, बॉक्स पीवी ग्राफ है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। हम एक तो डी रास्ते से होते हुए सी तक जा रहे हैं, ये पॉइंट डी है, और एक हम बी रास्ते से होते हुए सी तक जा रहे हैं। ठीक है, ये दो रास्ते हैं ए से सी तक पहुंचने के। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहले ए की इंटरनल एनर्जी दी हुई है आपको। ए की इंटरनल एनर्जी कितनी है, 10 जूल। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दी है, तो कह रहे हैं जब हम ए से डी होते हुए जा रहे हैं, इस रास्ते से जब जा रहे हैं, ए टू डी टू सी जा रहे हैं, तो जो डी क्यू है, हीट जो सप्लाई है, DQ1 लिखा है उन्होंने, मैं सीधे Q1 लिख देता हूं इसको, वो 50 जूल है। और जो वर्क डन बाय द गैस है W1 लिखे तो वो आपको 20 जूल दिया है। जबकि ए से बी होते हुए सी जाने के रास्ते में, ए से बी होते हुए सी जाने के रास्ते में, इसमें जो हीट सप्लाइड है वो 36 जूल है। तो इसका अगर हम Q2 लिखें तो ये 36 जूल है।
और इसका वर्क डन W2 आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो जहाँ तक ये कुछ क्वेश्चन का सवाल है, इसमें इस इंटरनल एनर्जी का कोई यूज नहीं होगा। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा। देखो, जब भी हम किसी एक प्रोसेस से जब भी हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे होते हैं, दो डिफरेंट प्रोसेस से, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो दोनों प्रोसेस में सेम होता है। यानी हम ये लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, तो जो जो डेल्टा यू होगा ए से सी जाने का डी होते हुए, वही डेल्टा यू होगा ए से सी जाने का बी होते हुए, और डेल्टा यू जो होता है वो होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इससे हम लिख सकते हैं Q1 माइनस W1 किसके बराबर होगा? आपका Q2 माइनस W2 के। ठीक, कितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्व करी थी पहले पाथ में? 50 जूल। सिस्टम ने वर्क कितना किया? 20 जूल। इज इक्वल टू दूसरे केस में सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्व करी है? 36 जूल। सॉरी, W2 होगा यहाँ, W2 36 जूल। और वर्क कितना किया है? W2 वही आपको निकालना है। तो इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आपका आ जाएगा 30 जूल और इधर आपका 36 जूल है और माइनस W2, तो W2 जो है वो 6 जूल आ जाएगा। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम इन द पाथ ABC इज 6 जूल। सो योर आंसर इज दिस डी पार्ट। डी पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है डायरेक्टली, कि कितनी हीट दी है ये आपको पता है, कितना वर्क किया ये पता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको निकालना है। तो उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी है? 2 किलो कैलोरी। तो 2 किलो कैलोरी का मतलब 2000 कैलोरी, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है, यही तो आपको निकालना है। और सिस्टम ने वर्क कितना किया है? 500 जूल। वर्क डन 500 जूल। तो जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा उसको आपको इधर मल्टीप्लाई कर लेना है, 500 से माइनस कर लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 जूल और माइनस 500 करेंगे तो ये आपका आ गया 7900 जूल। इतनी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहे हैं देखते हैं। फोर्थ में कह रहे हैं कि 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल। 110 जूल जो है वो हमने हीट ऐड करी है गैसियस सिस्टम में। इंटरनल एनर्जी पहले से उसकी जो थी वो 40 जूल थी। देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हुज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होना चाहिए इज 40 जूल। ठीक, इंटरनल एनर्जी 40 जूल है, उससे पता नहीं लगेगा कितना चेंज हुआ, उससे मतलब है। ठीक, तो जो हीट सप्लाई करी है, कितनी हीट सप्लाई करी है सिस्टम के अंदर, डेल्टा क्यू, वो 110 जूल है। और इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो वो 40 जूल है। तो वर्क डन कितना करेगा सिस्टम, ये आपको निकालना है। तो फर्स्ट लॉ पे भी बेस्ड है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। 110 जूल जो है वो हीट सप्लाई करी है आपने और 40 जूल इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट है, तो जो वर्क डन आपका आ जाएगा उधर ले जाके माइनस करेंगे तो 70 जूल वर्क डन आ जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ ए बी एज शोन। तो इसमें ये कह रहे थे कि 1 मोल आइडियल गैस है और अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी, और ये डायग्राम है, ए से बी जाने का, ये ट्रांजिशन कर रही है गैस। और इस पाथ के अलोंग हमें ये बताना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 6।
6 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं आपको 1 मोल आइडियल डायटोमिक है। और इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज किसी भी प्रोसेस में जो होता है वो होता है NCV डेल्टा टी। ठीक, CV कितना होगा डायटोमिक के लिए? तो डायटोमिक के लिए CV होगा 5R/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स TB, B पॉइंट का टेम्परेचर माइनस A पॉइंट का टेम्परेचर। अगर अब हम 5/2 बाहर कर लें तो ये जो बनेगा वो बनेगा nRTB माइनस nRTA। अब ये जो nRT होता है वो PV के बराबर होता है। PV = nRT तो हमेशा काम करेगा आपका। तो इसका मतलब ये आपका जो बनेगा वो बनेगा 5/2 टाइम्स ये बनेगा B पॉइंट का प्रेशर और B पॉइंट का वॉल्यूम माइनस A पॉइंट का प्रेशर और A पॉइंट का वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा 5/2। B पॉइंट का प्रेशर कितना है? तो वो 2 किलो पास्कल है, यानी 2 × 10⁻³ और B पॉइंट का वॉल्यूम कितना है? तो वो 6 है माइनस। अब आप A पॉइंट पर अगर फोकस कर रहे हो तो A पॉइंट पे देखो जरा डायग्राम में A पॉइंट के बारे में। तो A पॉइंट का प्रेशर 5 किलो पास्कल है और वॉल्यूम 4 मीटर³ है। तो प्रेशर है 5 किलो पास्कल यानी 5 × 10⁻³ और वॉल्यूम जो है वो 4 है। तो ये आपका आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 20। तो ये आपका बनेगा 5/2 मैंने बाहर किया हुआ है, 10⁻³ भी बाहर ले आते हैं और यहाँ बनेगा 12 माइनस 20 दैट मीन्स -8। ये कैलकुलेशन एक बार देख लेना खुद से। ये कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स तो मेरे हिसाब से -20 × 10⁻³ जूल और 10⁻³ हटाएंगे तो किलो जूल बन जाएगा। 10⁻³ अगर हम हटाएंगे तो -20 किलो जूल जो है वो आंसर आ जाएगा। माइनस का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी A से B जाने पे डिक्रीज हो रही है। अगर हम A से B मूव कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं CP एंड CV डिनोट द स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m। ठीक है, तो ये पर यूनिट मास है, पर यूनिट मोल नहीं है। ठीक है, अगर CP CV मोलर स्पेसिफिक हीट हो तो हमें पता है CP माइनस CV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R, लेकिन इसमें CP और CV की यूनिट्स जो होंगी वो होंगी जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन आपको इससे नई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जो ना हमारे CP और CV हैं, CP माइनस CV ये जो हैं ये हमारे जूल पर मोल नहीं है, ये जूल पर ग्राम पर केल्विन है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेट से द वैल्यू इज x हमें फाइंड करना है। ठीक, अब अगर ये ग्राम्स में है तो अगर मैंने इसमें मॉलिक्यूलर जैसे ये जो है ये है पर ग्राम है और मुझे पर मोल बनाना है, कोई भी चीज पर ग्राम है और पर मोल बनाना है तो मॉलिक्यूलर मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये पर मोल बन पाएंगे। ठीक है, ये पर ग्राम है और मुझे बनाना है पर मोल। तो जैसे मैंने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया MCP माइनस MCV इज इक्वल टू कितना हो गया? ये mx। देखते जाना ध्यान से। तो अब ये जो बन गया ये बन गया जूल पर मोल पर केल्विन और ये हमारा ये वाला टर्म है। ठीक है, इसको अलग दिखाने के लिए मैं इनको डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट्स हैं। और अब इस CP डैश ये बन गया पूरा CP डैश, ये बन गया CV डैश और इनका डिफरेंस कितना होता है R। तो ये बनेगा R और R किसके बराबर आया? mx के। तो हमें तो x फाइंड करना था तो x आपका आ जाएगा R/m। ठीक, सो योर आंसर विल बी C पार्ट। C पार्ट आपका इसका आंसर बनेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई सिंपल भी कह सकता है कि 1 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी उनका डिफरेंस R था, तो 1 ग्राम के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उनका डिफरेंस R/m ही होगा। कोई डायरेक्ट भी कह सकता है इसी बात को, ध्यान से सुनो इस बात को। ठीक है, जैसे 1 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी, 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी, यानी 1 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड थी वो उनका डिफरेंस R था। तो 1 ग्राम के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उनका डिफरेंस R/m ही होना चाहिए, क्योंकि 1 मोल में m ग्राम्स होते हैं।
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उनका डिफरेंस R है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 मोल में m ग्राम्स होते हैं, तो m ग्राम्स के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उनका डिफरेंस R है। तो 1 ग्राम के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उनका डिफरेंस R/m हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे कंसेप्चुअली भी समझ सकते हो इस बात को। अब हम करते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में कह रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। गामा हमें पता है Cp माइनस Cv, Cp अपॉन Cv जो होता है वो गामा होता है। ठीक है, इफ फिर उसके बाद कह रहे हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V एट कांस्टेंट प्रेशर P। P कांस्टेंट प्रेशर है, उस पर जो वॉल्यूम है V से हम बढ़ा के 2V कर दे रहे हैं। तो आपसे इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी के चेंज का एक ही फॉर्मूला है और वो है NCV डेल्टा T। इसको अगर आपको गामा के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप इसको NR अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स डेल्टा T भी लिख सकते हो, क्योंकि ये CV का ये फॉर्मूला है। CV के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। CV जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका एक फॉर्मूला होता है FR/2, एक फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब डेल्टा T कैसे लिखेंगे, यानी NR डेल्टा T कैसे लिखेंगे? तो NR डेल्टा T P डेल्टा V के बराबर होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। ध्यान से समझना इस बात को, हमेशा नहीं बराबर होगा। NR डेल्टा T P डेल्टा V के बराबर होगा कब? जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। और डेल्टा V के बराबर है, क्योंकि डेल्टा V होगा 2V माइनस V। तो ये आपका जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आया वो आ गया PV अपॉन गामा माइनस 1। सो योर आंसर इज ए पार्ट आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं अब हम। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस रिक्वायर्स 207 जूल हीट टू रेज द टेम्परेचर बाई 10 केल्विन व्हेन हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको डेल्टा Q इज इक्वल टू लिखेंगे हम NCP डेल्टा T। ठीक है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है? 207 जूल। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1 मोल। Cp का पता नहीं चल रहा है, गैस कौन सी है पता नहीं, लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 10 केल्विन। तो पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी। ठीक, अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। When heated at if the same gas is heated at constant volume to raise the temperature by the same 10 Kelvin, the heat required, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो उसको हम डेल्टा Q कह देते हैं, जो हीट रिक्वायर्ड होगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे CV और यहाँ पे डेल्टा T 10 केल्विन ही है। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करें तो 207 अपॉन डेल्टा Q जो होगा वो आपका आ जाएगा CP अपॉन CV। ठीक, या ऐसे न करके हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। पहली इक्वेशन से हम CP निकाल सकते हैं। तो जब आप CP निकालोगे पहली इक्वेशन से तो 20.7 आ जाएगा ये। ठीक, और फिर लगा सकते हैं हम मेयर्स रिलेशन CV निकालने के लिए। क्या होता है वो? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP जो है वो है 20.7 और सब कुछ जूल में ही चल रहा है, माइनस CV आपको निकालना है और R आपका 8.3 है। तो यहाँ से आप CV फाइंड कर लोगे और CV मिलने के बाद इस CV की वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देनी है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ये आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब आते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इस सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। डेंसिटी पूछ रहे हैं। सिंपल PV इज इक्वल टू NRT बेस्ड इक्वेशन है ये। तो PV इज इक्वल टू NRT, N को लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। अब मास को वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी डेंसिटी। तो फॉर्मूला जो बनता है P इज इक्वल टू रो RT बाई M बनता है। और आपको डेंसिटी निकालने में इंटरेस्ट है हाइड्रोजन की, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन RT। अब सारी वैल्यू प्लग इन करते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रेशर कितना है? एस प्रॉपर SI यूनिट्स में। ठीक है, प्रेशर कितना है? 249 किलो पास्कल यानी 10⁻3। ठीक है, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना लेना है हमने? 2 × 10⁻3। ये गलती नहीं करें, kg में डालना है आपको। ठीक है, R की वैल्यू कितनी दी है? तो वो दी है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर 27 का मतलब 300 केल्विन।
तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप सॉल्व करोगे और आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा।